इस जन्मभूमि में फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। आज हमारी बेटियां जो भी आगे खेल रही हैं, ओलंपिक में खेल रही हैं, हमारे बेटे खेल रहे हैं। आप बताइए कितना बहुत ज़्यादा रईस खानदान के हैं कोई भी, उनको अगर उन्होंने संघर्ष किया, आगे आए, उनको रिकॉग्नाइज उनके काम को किया गया, उनको फंडिंग मिली, लोगों ने संसाधन जुटाए, किसी समाज ने, किसी संस्था ने कोऑपरेट किया, वो ओलंपिक लेकर के आ रहे। नाम किसका हो रहा है? देश का। और रिजर्वेशन का मुद्दा मुझे लगता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति बैठे, हम सीधे, ये किसी जाति का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ ओबीसी का मुद्दा नहीं है, मेरे देश का मुद्दा है कि अगर ओबीसी समाज में कुछ जातियाँ पिछड़ी हुई हैं तो भाई उनको अगर हम मुख्य धारा में जोड़ेंगे, उनको नौकरी देंगे तो उनकी आने वाली जनरेशन, उनके बच्चे भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो भाई नासा जैसी संस्था अमेरिका में जो है, इंडिया में क्यों नहीं बन सकती? क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि तेल के जो कुएं हैं या जो ठेके दिए जा रहे, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एक्सप्रेस वे, हाईवे सब बन रहे हैं, क्या वहाँ पर आप सभी लोग हैं? कोई भी? क्या सीबीआई में आप लोग हैं? हम लोग हैं? क्या जो फिल्में बनाई जा रही हैं वहाँ डायरेक्टर, एक्टर, क्या हम लोग उस रोल में हैं? कि जो रिजर्वेशन है उसकी जो निगेटिव पब्लिसिटी है जो की गई है, उसके पीछे कारण ये एक है कि जो नैरेटिव क्रिएटर है, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, वहाँ पर हमारी भागीदारी नहीं। यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर हैं, कितनी बड़ी संख्या हमारी ना के बराबर है। यहाँ पर दिल्ली में मैं 2007 से हूँ, IAS की तैयारी करने आए। कम से कम यहाँ पर सैकड़ों आंदोलन में मैंने जंतर मंतर से लेकर के हर जगह पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। हम अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। किसी डिपार्टमेंट में RTI दायर करके, सुप्रीम कोर्ट जा करके हम लोगों को अपने छोटे छोटे अधिकारों के लिए फाइट करनी पड़ रही है। लेकिन एक बार मुझे लगता है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन को हम जस्टिफाई करेंगे ना, हम कोई ऐसा अधिकार की मांग नहीं कर रहे जो देश के अहित में है। हमारी जो चाहे OBC रिजर्वेशन हो, SC ST रिजर्वेशन हो, महिलाओं के रिजर्वेशन की बात हो, हम सिर्फ उनके हक अधिकार की बात कर रहे हैं जो इस देश के नागरिक हैं, जो शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, जो कि इंटेलिजेंट हैं, एनर्जेटिकल हैं, और वो अगर आगे आते हैं, मुख्यधारा में जुड़ते हैं तो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश की पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश की रिसर्च में कंट्रीब्यूट करेंगे और देश को वो बहुत आगे ले जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक हमारी जितनी संगोष्ठियाँ हो रही वो रिजर्वेशन पर हो रही। मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा एक सर्कल है, और उस सर्कल में हमारा भारत, जिसकी हम बात करें, हमारा देश, जब आप देखेंगे कि कोई एक फिल्म बनाई जा रही है और उस फिल्म में जो मुझे लगता है कि बच्चा भी देखना पसंद करता है, हमारा युवा देखना पसंद करता है, और जब वो फिल्म बनाई जा रही है तो उसमें जो दिखाया जा रहा है, अब तो कुछ फिल्में आने लगी हैं जिसमें एग्जैक्ट जो सिचुएशन है उसको दिखाया गया। अदरवाइज वहाँ पर जो दिखाया जाता था कि कौन बाहुबली है, उसी के पैरों में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है, और वो वैसे ही उसका माइंड सेट है कि नहीं, एक व्यक्ति सुपीरियर है और हम इन्फीरियर हैं, हम वीक हैं, कमज़ोर हैं, वो उसके माइंड सेट में अभी तक बैठा हुआ है। इसीलिए वो कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते, अभी भी वो डर है अंदर में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर संसाधन सबको इक्वल तरीके से बचपन से ही प्रोवाइड करवाए जाएं तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति का लड़का, बच्चा, और किसी न किसी समाज का, जाति का, किसी का भी हो, वो आगे आ सकता है। और ये एग्जाम्पल भाई, ये कुछ मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बता रही हूँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये कर दिखाया। जब उनको स्कॉलरशिप मिली, जब वो महार कम्युनिटी से आ रहे थे, उन्होंने कर दिखाया। या उसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कर दिखाया, छत्रपति साहू जी ने कर दिखाया, कितने लोगों ने ये काम करके दिखाया। आज की डेट में ये ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी हो। आज एक घूमता फिरता इंसान, इंटेलेक्चुअल माइंड, वो कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए कि सोशल मीडिया आज की डेट में 1 मिनट के अंदर सारी चीज़ सर्कुलेट हो रही है। मार्क जुकरबर्ग ने बना दिया ना, आज वो अगर व्यक्ति चाहे तो पूरे विश्व में एक कोई पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ 1 मिनट में पहुँचा सकती है, क्योंकि उनको वो एटमॉस्फियर मिला। लंदन में मेरी एक दोस्त रहती है, वो बताती है, जब मैंने कहा कि यार बच्चे, उसकी एक बेटी है, आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती तुम जॉब करिए, कहती सीमा मेरी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बच्ची को ड्रेस पहना करके मैं खड़ा कर देती हूँ घर के बाहर, बस आती है ले जाती है, ना कोई टिफ़िन, ना कोई स्कूल बॉक्स, ना कोई पेन, ना कोई पेंसिल, नथिंग। सारी जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की। बच्चा जाएगा, वहाँ पढ़ेगा, वहाँ पर हर तरीके के करिकुलम एक्टिविटी कराई जाएंगे। यहाँ पर हम अपने बच्चों को ज़बरदस्ती किताबें पढ़ो नहीं। मैं आज आप लोगों से एक बात कहती हूँ, मैं सिर्फ अगर एकेडमिकली पढ़ करके बैठ गई होती तो मैं कभी वकालत नहीं कर पाती। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, आपका बोलना, आपको दुनियादारी को देखना, लोगों के बीच जाना, समझना, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। और वो एक्सपोजर अभी भी हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है, प्राइवेट सेक्टर की अलग बात है कि वो अब्रॉड का बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारी कंट्री के अंदर
कितने बच्चे हैं, टीचर अभी भी गांव में पीट देते हैं बच्चे को, राजस्थान में देखा होगा आप लोगों ने। अब उस बच्चे को ना तो कायदे का खिलौना मिला, ना उसको जो कि प्लेन और इन सारी चीज़ों का, देखिए ये माइंड सेट है बच्चे को, जो आप दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, जो माहौल मिल रहा है, उसी से उस बच्चे की ग्रोथ हो रही है, और वो बच्चा आपके घर की, समाज की, परिवार की नींव है। और बेटियां तो और भी ज़्यादा वंचित हैं। अगर बेटियों की बात करें, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, और माता पिता को अगर ये निर्णय लेना है कि कौन पढ़ेगा, तो बेटी को आगे बढ़ा दिया जाता है, बेटे को आगे कर दिया जाता है, और बेटी के लिए दहेज थोड़ा बहुत जोड़ना शुरू कर दिया जाता है। और वो उस दहेज में जिस बेटी वो आगे बढ़ सकती थी, वो भी इस देश की भविष्य हो सकती थी, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती थी, उस बेटी को आपने दहेज के लिए पैसा इकट्ठा किया, दूसरे परिवार में दहेज के लिए वो पैसा दे दिया। पता चला मेरे पास कम से कम सैकड़ों मुकदमे हैं जिसमें माँ बाप अपनी बेटी के दहेज के पैसे का कर्ज नहीं चुका पाए, और बेटी फांसी के फंदे पर झूल गई या सिलेंडर फटा और उसको मार दिया गया। ये बात बहुत आसान है, लेकिन कभी किसी ने ये बात सोचा कि आपके परिवार घर में जो बेटी है, वो बेटी भी इस देश की पूंजी है, इक्वली टैलेंटेड है, अगर उसको एजुकेशन मिलती, उसको एजुकेशन के साथ एक्सपोजर मिलता, तो वो भी कंट्रीब्यूट करती। मेरे जैसी, अभी मैं जिस गांव से आती हूँ, इटावा में एक बहुत छोटा सा चंबल वाले एरिया में गांव है मेरा, मैं फाइट नहीं करती वहाँ पर अपनी एजुकेशन के लिए। तो मैं पहले भी कहा कि ना मैं निर्भया के लिए लड़ पाती, ना मैं श्रद्धा वॉलकर के लिए लड़ रही होती, ना आप लोगों के बीच बात कर रही होती। लेकिन एक समस्या ये है हमारे समाज की बहुत बड़ी, जिस पर विचार करने, आज सीमा को सब सम्मानित कर देंगे, आज कोई बेटी ओलंपिक लाएगी, सब सम्मानित कर देंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, और इस देश के हर व्यक्ति में जिस भी मंच पर जाती हूँ, सीमा स्पेशल नहीं है, आपके घर में बैठी वो भी स्पेशल है बेटी, उसको वो मौका दो। मैंने वो मौका छीना, आप उसको दे करके देखो, उसको बताओ, उसको दुनियादारी सिखाओ। जितने भी एक हमारे कार्यक्रम होते हैं, मैं कहती हूँ कि सच में अगर अपने बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ना है और ये लड़ाई बहुत फास्ट करनी है, तो अपने परिवार के घर के बच्चों को लेकर के कार्यक्रम में ले जाना शुरू कर दीजिए इस तरीके के, क्योंकि वो सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे। भाई स्कूल में तो पर्टिकुलर कैरिकुलम है ना, वो फैक्चुअल डेटा पढ़ा रहे हैं, एक सर्टिफिकेट आपको दे दे रहे हैं कि आप एजुकेशन, आप हाई स्कूल पास हो गए, आप 12th पास हो गए, ग्रेजुएशन हो गए। लेकिन असली लड़ाई आप लोग जानते हैं ना। इसीलिए पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि वो आदमी तो अंगूठा छाप था, कोई भी व्यक्ति, वो कैसे सांसद बन गया, उसका एक्सपीरियंस, लोगों के बीच का अनुभव, उसकी स्ट्रेटजी। तो इसका मतलब है कि पढ़ाई के अलावा भी एक्सपोजर भी ज़रूरी है, दुनियादारी की समझ, गाँव की भाषा में कहते हैं दुनियादारी की समझ। तो भाई वो दुनियादारी की समझ बच्चों को तभी आएगी ना जब उनको आप घर से बाहर निकालेंगे, हॉस्टल में पढ़ने को भेजेंगे। और देखिए फिर किसी भी मंच पर हमारे बच्चे बैठेंगे, हम लोग बैठेंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले से संघर्ष करते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उनका संघर्ष भी थोड़ा कम होगा। लेकिन इस जड़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम डिबेट और डिस्कशन सारी चीज़ें कर लेंगे, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी जो पीछे आने वाली पीढ़ी भी है, वो पीढ़ी भी हमने उसको एकेडमिक तक सीमित कर दिया है। अभी भी उनको वो एक्सपोजर नहीं है, वो कॉन्फिडेंस से डिबेट डिस्कशन नहीं कर पाते, वो कह नहीं पाते हैं कि भाई रिजर्वेशन का मुद्दा ये नैसर्गिक, ये नेचुरल मुद्दा है। क्योंकि ये इसलिए नेचुरल है क्योंकि देश की, किसी भी देश की जो टेरिटरी में है, जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, इसमें अगर हर व्यक्ति को बराबर अधिकार मिलेंगे तो भाई वो पढ़ लिख करके अपने घर में नहीं रखेगा। अगर आप एक सरकारी सर्वेंट हैं तो आपको भी पता है सर्विस टैक्स पे कर रहे हैं, बहुत सारे टैक्सेस दे रहे हैं, किस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप कोई कंपनी लगा रहे हैं और अगर उस कंपनी से आपका जो प्रॉफिट हो रहा है, आप टैक्स पे करें, कॉर्पोरेट टैक्स पे करें, किसको, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है। तो कंट्री ऐसे ही चलती है भाई, यही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको जातियों के आधार पे बांट करके इसको हमने क्या कर दिया, निगेटिव पब्लिसिटी, रिजर्वेशन खराब है। जबकि बहुत सारी कंट्री में तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स वगैरह में भी रिजर्वेशन दिया गया है कि लोग अपनी कंट्री के, अपने देश के लोग ये फील ना करें कि हम उनके जैसे नहीं, यहाँ पर सबको इक्वल अधिकार मिला हुआ है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक परिवार की अगर मैं बात करूं, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूं, एक परिवार में एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, वो घर से सुबह 8 बजे 10 बजे निकला और रात को आया 8-9 बजे तक। उस 24 घंटे जो स्त्री आपके घर में है, कभी आपने सोचा कि आप अपने हित अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उसको भी आप भागीदार बना सकते थे उस हित अधिकार की लड़ाई में, आपने उसको वंचित कर दिया। क्योंकि ना वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, आपने न्यूज़ देखते वक्त उसको पास में नहीं बैठाला, क्योंकि आपका जो बच्चा है, अगर वो कोई एक सवाल कर रहा है आपके घर में आपकी पत्नी से कि मम्मी ये बता दो, माँ आप ये बता दो, तो वो कहेगी बेटा पापा आएंगे या ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर आएंगे, वो बताएंगे। छोटे छोटे बेसिक चीज़ नहीं बता पाती है, क्योंकि सुबह उठ करके किचन से फिर कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछे से लेकर के शाम के खाने की व्यवस्था,
एक पूरे व्यक्तित्व को एक घर में चार दीवारी में बंद करके वो आपके घर की और समाज की भी पूंजी है। अगर ओबीसी समाज की बात करें तो भाई ओबीसी समाज के लोग यहाँ बैठे हो, क्या वो पूंजी नहीं है? वो इक्वल पूंजी है। तो वो भी, उसको भी तो हम लोगों ने भले ही पारिवारिक सिस्टम के आधार पर डिप्राइव तो उसको भी कर रखा है, हकदार तो वो भी थी, और वो आपके बच्चों को और भी अच्छा ज्ञान दे सकती थी। आप एक सर्वेंट रख सकते थे, वो भी अगर एजुकेटेड होती, उसको भी एक्सपोजर मिला होता। तो जो आपके कंधों पर भार है कि हम अपना पूरा परिवार चला रहे हैं, कमाते हैं, मेल पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों लोग इक्वल भागीदारी देते। वो भी, आप 50,000 कमा रहे, वो भी कमाती, घर का खर्चा चलाना आसान हो जाता, और सोशल एक्टिविटी वो भी करती, आप भी करती। देखते हैं ये परिवार, समाज, देश सब तरक्की करता। और जिस भी परिवार में जो भी स्त्रियां नौकरी कर रही हैं, मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो समाज भी प्रोग्रेस कर रहा है और वो बच्चे भी आगे निकल रहे हैं। ये सर बैठे हुए हैं, उनके वो वहाँ पर जो है, मैंने उनको जानती हूँ, उनके बेटा बेटी दोनों एक शायद रिसर्च अमेरिका में कर रहे हैं। आप एक बार खड़े हो जाइए सर। इनकी बिटिया भी अमेरिका में कहीं रिसर्च कर रही है और इनके बेटे भी कर रहे हैं स्कॉलरशिप पे। तो भाई ये कैसे कर रहे हैं? और ऐसे बहुत लोग हैं हिडन रूप से जो फ्रंट पर नहीं है और बाकी में अपने परिवार को लेकर के चल रहे। अब ये बताइए, जो इनके बच्चे आज अमेरिका में रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या देश का हिस्सा नहीं है? वापस आएंगे कहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे देश में? हमें जस्टिफाई तो ऐसे ही करना है। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि वही नैरेटिव की बात आ गई कि जब भी हम बात करते हैं, हम कुशवाहा हैं, आप साख हैं, यादव हैं, और कोई हमें रिजर्वेशन चाहिए। नहीं, इस देश के पीपल को रिजर्वेशन चाहिए। वो अलग बात है कि ये कैटेगरी हमने नहीं बनाई, ये कैटेगरी समाज के द्वारा, ये कैटेगरी सरकार के द्वारा बनाई गई है। जब भी कोई आप फॉर्म फिल करते हैं, IAS का, PCS का, जो भी जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST, क्या हमारे द्वारा क्रिएट की गई? आखिर कैटेगरी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस कैटेगरी में जो डिप्राइव लोग हैं तो उन्हीं के हिताधिकार की बात है। तो आप इम्प्लीमेंट करिए, रिजर्वेशन को दीजिए, देखिए देश कैसे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर ये आंदोलन का रूप ले लेगा तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम भारत के लोग, हमारा अधिकार है, संविधान में भी संशोधन होगा और सब कुछ संभव होगा। और कास्ट के दायरे से निकल करके देश के बारे में सोचिए, ये देश आपको बहुत कुछ देगा। अपने आप से प्रण कर लीजिए। नमस्कार आप सभी लोगों को, थैंक यू सो मच।